हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विद आई18 थिंकिंग। तो दोस्तों, आज हम नीट के गेस्ट पेपर 2 2025 के लिए लेके आ चुके हैं। ठीक है, नीट गेस्ट पेपर 1 ऑलरेडी हो चुका है। ये गेस्ट पेपर मैं कम्युनिटी पोस्ट पे पहले ही दे देता हूँ, आप सॉल्व किया करो, है ना। केमिस्ट्री के लिए है ये। और फिर आप नेक्स्ट डे आपको या उसी दिन आपको सोल्यूशन मिल जाया करे। ठीक है, बाकी मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि नीट 2025 का पेपर आउट स्ट्रेटजी मैंने बनाया था कुछ महीने पहले, जिसमें मैंने बताया था कैसे नीट 2025 के पेपर को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। उसमें मैंने 3 स्टेप बताए थे, जो 3 स्टेप को फॉलो करता है आप यकीन मानो नीट 2025 का जो क्वेश्चन आने वाला है केमिस्ट्री का वहीं से आएगा। पहला स्टेप था 37 ईयर PYQ, दूसरा स्टेप था नीट 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चैप्टर वाइज, और तीसरा स्टेप गेस्ट पेपर था। आप अगर ये कर लेते हो तो केमिस्ट्री के लिए और कुछ करने की ज़रूरत थी ही नहीं। ठीक है, फिलहाल के लिए आपको मोर अपडेट होने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वो टेलीग्राम और व्हाट्सअप आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है, आप जो हुआ अच्छा हुआ। ठीक है, इस पे फोकस कीजिए, अच्छे से कीजिए, जो डाउट हो आप पूछ लीजिएगा। आइए हम सॉल्व करते हैं। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने था कि अ सॉल्यूशन ऑफ 2 miscible लिक्विड शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ विल हैव ना। अब अगर मान लो कोई सॉल्यूशन है, अगर वो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है तो उसकी कंडीशन क्या क्या होती है, आइए इसको हम समझाते हैं। देखिए, इसको कैसे सोचोगे। जब आप नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ते हो, है ना, नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ते हो तो उसमें क्या बताया जाता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या आपको बताया गया था, आपको बताया गया था 2 तरीके की डेविएशन होते हैं। एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करे, एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो नेगेटिव डेविएशन शो करे, है ना। तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता था आपको पता है, जो आपके पास पी टोटल आता था वो ग्रेटर देन आता था पी नॉट ए इंटू जाई ए, है ना, प्लस पी नॉट बी इंटू जाई बी। बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, और ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि जो डेल्टा एच होता था, ठीक है, उसमें क्या होता था, ग्रेटर देन जीरो आता था, और जो आपके पास डेल्टा वी होता था, चेंज इन वॉल्यूम, में ग्रेटर देन जीरो आता था। ठीक है, ये सारी कंडीशन थी नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। और अगर नेगेटिव डेविएशन होता था तो यहाँ पे मैंने बताया था पी टोटल जो आता था टोटल लेस देन पी नॉट ए होता है और जाई ए होता है। और ये कैसे होता है पूरा कॉन्सेप्ट भी मैं सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ाता हूँ, पर यहाँ आपको डायरेक्ट टू दी पॉइंट चीज़ें सीख लेनी है। और डेल्टा एच यहाँ पे लेस देन जीरो आता है, और यहाँ पे डेल्टा वी आपके पास लेस देन जीरो आता है, और जो डेल्टा एस होता है वो ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा जी ऑलवेज लेस देन जीरो इस केस में। और यहाँ पर भी डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो और डेल्टा जी जो होता है वो ऑलवेज लेस देन जीरो होता है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है पॉजिटिव डेविएशन में, बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है, ये हमेशा याद रख लेना। और वेपर प्रेशर इंक्रीज कर जाता है, वेपर प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। तो एक्चुअल में जो सिनेरियो है मैं ये बताना चाहता हूँ कि वेपर प्रेशर जो होता है वो इन्वर्स रिलेशन रखता है बॉइलिंग पॉइंट के। लेकिन अब पॉजिटिव डेविएशन की अगर हम बात करें, है ना, ये आप, मैं कहूँगा ये थोड़ा सा कहना गलत हो जाएगा, इस पर्टिकुलर का केस नहीं है। आप ये वेपर प्रेशर जो होता है वो बॉइलिंग पॉइंट के इन्वर्स होता है। अब मैं ये पूरा आपको समझा ही देता हूँ आखिरकार ग्राफ कैसे होता है। आपके पास मान लेते हैं एक हमने यहाँ पे ये लिया, इधर साइड हमने वेपर प्रेशर लिया और इधर साइड हमने बॉइलिंग टेम्परेचर लिया, बॉइलिंग पॉइंट, है ना। इनिशियली में मान लेते हैं हमारे पास क्या था, एक सॉल्वेंट था जिसका कुछ भी सॉल्वेंट था, है ना, हमने यहाँ पे ये ले लिया। ठीक है, इनिशियली कुछ समय बाद हमने इसमें क्या ऐड कर दिया, कोई हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। अब ये हमारे पास जो यहाँ पे आपके पास ये था, ठीक है ना, यहाँ पे जो आपके पास सॉल्वेंट था ये वोलेटाइल था। कैसा था, ये वोलेटाइल था। जैसे ही आपने नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल क्या होता है, जो वेपराइज नहीं होते हैं, नॉन वोलेटाइल जो इजिली वेपराइज नहीं होते। तो जैसे ही नॉन वोलेटाइल आपने सॉल्यूट को ऐड किया तो आपके पास वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि भाई वोलेटाइल मतलब जो वेपर इजिली वेपराइज हो, वेपराइज होगा तो वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा, और वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, ज़्यादा वेपर प्रेशर आएगा। और नॉन वोलेटाइल वेपर प्रेशर ही नहीं क्रिएट करेगा तो इसका वेपर प्रेशर थोड़ा सा नीचे आ जाता है। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, देखो कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूँ। बॉइलिंग पॉइंट जब आपके पास वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। मान लेते हैं यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm था, और इसको अगर आप ऐसे देखोगे
तो वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ बराबर है, जो आपके पास यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, और यहाँ पे आपके पास वेपर प्रेशर, ये बराबर आ जाएगा। ये किसका है, सॉल्वेंट का है, तो हम सॉल्वेंट के लिए T B0 मान लेते हैं, और यहाँ पे किसका है वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का मान लेते हैं TB मान लेते हैं, बॉइलिंग पॉइंट है ना, बॉइलिंग पॉइंट मान लेते हैं, है ना। ये हमारे पास पॉइंट जो है जहाँ पे वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जा रहा है, देख लो ना, ये वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे 1 atm होता है। तो आप देख पा रहे हो जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, ये बॉइलिंग पॉइंट है, क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे कम है, और यहाँ पे क्या है सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे देख रहे हो भाई, टेम्परेचर अगर लेफ्ट टू राइट इधर जाओगे तो इंक्रीज करेगा, तो ये बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, तो आपको साफ दिख रहा है TB जो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है वो किसके, सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से कम है। तो ये कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन पढ़ाया जाता है, फिलहाल के लिए मैं कहूँगा डायरेक्ट याद रख लो, मैं आपको समझाने के लिए बात बताया। तो आप बोल सकते हो कि डिक्रीज इन वेपर प्रेशर इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, ये बताना था, तो ये आप याद रख लेना, ठीक है। तो आई होप आपको सारी बातें मैंने क्लियर कर दी है। यहाँ पे कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास रहा ये, इसमें बोला था कि मास ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल टू बी एडेड टू 18.6 kg ऑफ वाटर टू प्रोटेक्ट द फ्रीजिंग पॉइंट एट -24 डिग्री सेल्सियस। तो बोला था मास ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल, बताओ क्या हो जाएगा। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चन है। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या था, आइए इसको समझते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आपको पता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा जो TF होता है वो क्या होता है, आई इंटू, अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो आई लोगे, नहीं इलेक्ट्रोलाइट है तो आई की वैल्यू नहीं लोगे, वांट ऑफ फैक्टर है ना। और यहाँ पे क्या होता है, मोलैलिटी होता है, मोलैलिटी। अब मोलैलिटी क्या होता है, स्मॉल m से लिखते हैं। मोलैलिटी जो होता है, इसको यहाँ पे m लिख लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट होता है डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg होता है, ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो देखो यहाँ पे आपके पास डेल्टा TF गिवन है। अब डेल्टा TF आपको इसे बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। डिप्रेशन इन स्पेलिंग आप चेक कर लेना, उससे मत जाना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। तो ये आपको गिवा है मास ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल टू बी एडेड टू 18.6 kg ऑफ वाटर टू प्रोटेक्ट द फ्रीजिंग पॉइंट इतना -20 एट 24 डिग्री सेल्सियस। तो फ्रीजिंग पॉइंट आपके पास कितना गिवन है, 24 डिग्री सेल्सियस। तो देखो यहाँ पे जब इसको आप ओपन करके लिखते हो डेल्टा TF बराबर क्या होता है पता है आपको, TF0 सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, और TF आपके पास होता है ना। और आपके पास IKF गिवन था, आई की वैल्यू अगर गिवन हो तो आपके पास सही है, नहीं आप 100% डिसोसिएशन आप मान के इसे लिख ले सकते हो। तो मोलैलिटी, अब TF सॉल्वेंट का भाई इनिशियली 0 डिग्री सेल्सियस होगा, है ना, 0 डिग्री, और आपके पास सोल्यूशन का गिवन है यहाँ पे कितने पे बोल रहा है, सोल्यूशन फ्रीजेस हो जा रहा है -24 डिग्री सेल्सियस, है ना। अब फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, मैं आपको ये भी समझा देता हूँ कि जब आपके पास, हमारे पास सॉलिड और लिक्विड दोनों एक ही टाइम पे एग्जिस्ट कर, देखो अगर इसको भी मैं आपको थोड़ा सा ग्राफ से समझा ही देना चाहता हूँ। इनिशियली आपके पास ऐसे होता है ना, फ्रीजिंग पॉइंट को आप कैसे मैं बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पे आपके पास क्या होता है, ये सॉल्वेंट होता है, यहाँ पे सॉलिड है, और यहाँ पे क्या है, लिक्विड है ना। और आपके पास जब इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया तो आपके पास थोड़ा वेपर प्रेशर नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे मान लेते हैं इस पॉइंट पे आ गया। तो जब आपके पास वो पोजीशन जहाँ पे आपके पास लिक्विड और सॉलिड दोनों आपके पास एग्जिस्ट करते हैं, है ना, उसी को हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड, यहाँ पे दोनों लिक्विड और सॉलिड एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये सॉल्वेंट का है तो हमने TF0 मान लिया, और ये आपके पास सॉल्यूशन का, ये सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन, और इनिशियली ये सॉल्वेंट था, और ये आपके पास क्या आ गया, TF सॉल्यूशन का। तो वही है, यहाँ पे देखो TF0 की वैल्यू ज़्यादा, इसलिए हमने TF0 - TF लिखा है, ठीक है। तो और आपके यहाँ पे सॉल्यूशन कितना गया, -24 ऑलरेडी गिवन है। आई की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है, मास ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल, अगर कुछ नहीं गिवन हो तो आप 1 ही मान के इसे सॉल्व कर सकते हो, है ना, क्योंकि वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो 1, और KF की वैल्यू आपको गिवन है कितना, 1.86। और मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी जो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। आपको एथिलीन ग्लाइकॉल गिवन है, एथिलीन ग्लाइकॉल का मोलर मास आपको अगर गिवन है, नहीं गिवन है, लेकिन आपको एथिलीन ग्लाइकॉल का यहाँ पे देखो मोलर मास गिवन है 62 होता है ना। तो आपको पता है वेट, मोलैलिटी, मोल बराबर क्या लिखते हैं, तो ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा है
वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट कितना है 62, और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी कितना हो जाएगा 18.6 केजी गिवन है ना, देखो आप 18.6 केजी। अब इस वैल्यू को आप सॉल्व करोगे 24 हो जाएगा, यहाँ पे 1.86 और ये डब्ल्यू अपॉन 62 और आपके पास डब्ल्यू अपॉन 62 1/8.6, इसे ऐसे लिख लोगे और अच्छे से इसको सॉल्व कर लोगे तो मैं कहूँगा यहाँ से इसको थोड़ा सा लिखता हूँ, है ना, डेसिमल हटा के लिखोगे 24। देखो कैलकुलेशन आपका पार्ट है इसलिए कैलकुलेशन आप खुद से किया करो, तो मैं कहूँगा डेसिमल हटा के डेसिमल यहाँ से, हाँ डेसिमल यहाँ से 1/8 क्या हो गया, ये ज़्यादा हो गया, चलो ठीक है। हाँ अब देखो, चलो तो डेसिमल हटा के यहाँ पे लिख लेंगे 186 वेट अपॉन 62 और डेसिमल हटा लिया, 2 डिजिट पे 100 आ जाएगा और ऊपर आपके पास 1 डिजिट पे 10 आ जाएगा क्योंकि नीचे 1.86 एक ही डिजिट पे डेसिमल था, तो डेसिमल तो हट ही जाएगा। हाँ जब 10 लिख लिया तो यहाँ पे हटा के लिख लो और आपके पास 1.86, तो ये वैल्यू कैंसिल हो गया और यहाँ से 10 1 जा 10 और 10 10 जा ये हो गया, बाकी मल्टीप्लाई करके लिख लो। डब्ल्यू बराबर जो आपके पास निकल के आएगा केजी में निकालना है ना, वैल्यू केजी में निकालना है तो आपके पास 14 पॉइंट एग्जैक्ट आएगा 880 केजी आ जाएगा, ठीक है। केजी में आंसर पूछा था और केजी में आएगा, लेकिन ये अप्रॉक्स किसके है, अप्रॉक्स 15 आप बोल सकते हो, है ना। अगर ये डेसिमल के बाद 15 से ज़्यादा है तो अप्रॉक्स उस साइड वाली वैल्यू लिया करो, है ना, नियरेस्ट, तो आपके पास ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ये, इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। कभी भी एक्टिवेशन एनर्जी का अगर इस वैरायटी का क्वेश्चन आता है तो उसको देखो सॉल्व करने का तरीका ये है, सबसे पहले जो इक्वेशन गिवन हो आप उसको नोट करके लिख लिया करो। क्या गिवन है, के बराबर आपको गिवन है K1 K2 अपॉन K3 गिवन है ना। आप इस वैल्यू को अगर देखो कोई भी चीज़ अगर अपॉन में, जैसे 1/K1/K2 लिखा है तो आप इसे लिख सकते हो K1 माइनस K2 लिख सकते हो, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ मान लो पावर में लगी है तो आप उसको पहले ले आ सकते हो, है ना। तो सिंपली अगर मान लो कोई भी चीज़ K1 इंटू K2, जैसे लॉग में नहीं अप्लाई करते तो उसको लिख सकते हो K1 प्लस K2, डायरेक्ट आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो मान लो हमारे पास ये पूरा एक्टिवेशन एनर्जी था, इसको हम लिख लो ई लिख लो और इसे आप ऐसे लिख लो E1 और E2। हमेशा ऐसे कोई क्वेश्चन आए तो ये अपना तरीका है सॉल्व करने का ना, बाकी हम डिटेल में नहीं बता रहे हैं आपको शॉर्ट में कैसे सॉल्व करना है क्योंकि टाइम भी कम है आपके पास। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा E1 प्लस E2, जो मल्टीप्लाई में है उसको प्लस में लिख लो और जो डिवीजन में है माइनस उसको E3 कर लो, बस सिंपली। तो E1 की वैल्यू आपको गिवन है, कितना गिवन है 40, E2 की वैल्यू आपके पास कितना 50 और E3 की वैल्यू 60। आपके पास ये वैल्यू निकल के आ जाएगा 90 माइनस 60 और ये सॉल्व माइनस कर लोगे 13 किलो जूल पर मोल, है ना। ये ट्रिक है, आप इसको सॉल्व करके लगा सकते हो। तो हमेशा याद रख लेना, कभी ऐसे गिवन हो तो आप इसको लिख लेना, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। तो ऑप्शन नंबर 30 गिवन है, ये हो जाएगा सही करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है एलिमेंट नॉन शोइंग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन सा एलिमेंट है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करेगा, तो ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है। तो ये आपका डी ब्लॉक से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। इसमें आप बोल सकते हो कि जो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन हमारे पास केवल -1 ऑक्सीडेशन शो करता है ना, क्योंकि फ्लोरीन भाई मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इंटायर पीरियोडिक टेबल में, है ना। इंटायर पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो यही वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको लग रहा होगा डिफिकल्ट है पर ऐसा कुछ नहीं है। देखो ये क्वेश्चन आते हैं तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको तरीका सिखा देता हूँ। देखो क्या करना है, जो भी आपके पास दो वैल्यू गिवन है आप उसको निकाल लो, है ना। देखो कैसे मैं बोल, आपके पास T½ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके पास जो प्रेशर आपके पास गिवन होता है ना, प्रेशर उसको लिख सकते हो 1⁴n, है ना। आपके पास ये डायरेक्ट होता है, मैं कहूँगा ये नॉट टोट क्यों ही लगाओ, उसे हटाओ, ये होता है। तो आप लिख सकते हो अगर T½ 1/T², जितनी वैल्यू, क्योंकि दो वैल्यू गिवन है ना, तो P1 - n ये 1 हो जाएगा और यहाँ पे P1 - n
2 हो जाएगा ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो आप ऐसे लिख सकते हो। अब देखो सिंपली आप टी हाफ आपको क्या गिवन है, टी हाफ आपको शायद से यही यहाँ पे कुछ नहीं पता था, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, टी हाफ गिवन है, रिलेटिव टी हाफ यहाँ पे लिखा है, टी हाफ ही गिवन था ना, कंफ्यूज नहीं होना आपको, ये टी हाफ गिवन था। तो आप एक एक वैल्यू, जो भी वैल्यू लिखना चाहो, चाहे 4 2 लिख लो, चाहे 1 5, जो आपको आसान लगे वो वैल्यू ले लो, है ना, T1 T2 वही ले लो, जो भी लेना लगातार लेना। और जो भी वैल्यू इसमें लेना चाहो, अगर मान लो टी हाफ 4 ले रहे हो तो इसका 50 लोगे, और टी हाफ 2 ले रहे हो तो इसका 100 लोगे, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है। तो हम 4 और 2 लेते हैं, तो T1 कितना है 4 और T2 कितना है 2। तो यहाँ पे हमारे पास P1 भी कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, और P2 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और यहाँ पे वैल्यू ओवर आप लिख सकते हो 1 माइनस है, तो 2 2 जा 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, है ना, 15 1/2 माइनस है। अब इसको और अच्छे से सॉल्व करोगे, और अच्छे से सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे ये वैल्यू जब ये ऊपर, ये इसके पावर 1 है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, और ये आपके पास 1 माइनस n है, तो 2 और ये -1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ये n1 प्लस n हो जाएगा, है ना, एन माइनस हो जाएगा ना ये, क्योंकि 1 तो आपके पास पॉजिटिव था, तो एन आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से देखो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, और एन माइनस 1 बराबर 1 हो जाएगा, और एन बराबर 1 प्लस 1 हो जाएगा, एन बराबर आपके पास कितना आ जाएगा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन आ जाएगा। तो ये वैरायटी का क्वेश्चन होते हैं, बहुत फेमस होता है, डायरेक्ट है। अगर यहाँ प्रेशर नहीं गिवन होता, कंसंट्रेशन गिवन होता, तो कंसंट्रेशन भी लिख लेते, जैसे टी हाफ ये कंसंट्रेशन गिवन होता, तो आप ये मत कन्फ्यूज हो कि सर कंसंट्रेशन गिवन होता तो उसके पावर भी 1 माइनस एन ही कर लेते हैं ना, सी, तो ये भी होता है, तो कभी कभी ये भी लिख के आ जाए तो आप याद रखना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ये, इसको देखो बहुत ही ईजर, बस आपको बस ये पूछ लेता वांट ऑफ फैक्टर किससे रिलेटेड है, तो वांट ऑफ फैक्टर किससे रिलेटेड है, जो आई की वैल्यू होती है, आई की वैल्यू क्या होती है α-1/n-1 होता है ना, जब आपके पास डिसोसिएशन होता है, ठीक है, ये होता है। और इसको आई की वैल्यू एक और होता है, जब निकालते हो आप नॉर्मल मोलर मास, मोलर मास होता है ना, डिवाइड बाई एबनॉर्मल मोलर मास, है ना, हम कहेंगे इसको डायरेक्ट याद रख लो, बाकी सॉल्यूशन चैप्टर में आपको बताया जाता है, तो ये होता है ना। तो यहाँ पे अवांट पहले का थर्ड हो जाएगा, और अगर आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो जाए तो ऐसे क्वेश्चन आप वो पकड़ा करो जो आपको आंसर आता है, वो ऑप्शन चेक करो जो आपको आता है, क्या पता वही अगर एक ही ऑप्शन में हो तो आप एलिमिनेट कर सकते हो। ऑस्मोटिक प्रेशर अगर सेम आ जाता है ना, प्रेशर अगर सेम आ जाता है तो आपके पास बराबर हो जाएगा ना, आइसोटोनिक हो जाएगा सोल्यूशन, ये बोलते हैं ऐसे। तो यहाँ पे बोला है सेम, ऑप्शन सी का आइसोटोनिक हो जाएगा, वांट ऑफ फैक्टर का थर्ड हो जाएगा, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ए का थर्ड और सी का सेकेंड, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ए का थर्ड सी का सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए जो सही हो जाएगा, है ना। बाकी आप चीज़ें चेक कर सकते हो। आइए आगे देखते हैं, अमंग द फॉलोइंग ऑक्साइड्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट द नंबर ऑफ ऑक्साइड्स विच आर हैविंग एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक मतलब जो एसिडिक हो और बेसिक दोनों का काम करें, ठीक है। तो देखो इसको कैसे हम लिखते हैं, समझा, आपको याद रखना होगा एम्फोटेरिक कौन होते हैं, एसिडिक कौन होते हैं, बेसिक कौन होते हैं। देखो जो Cl2O होता है और SiO2 होता है और N2O5 होता है, ये हमेशा एसिडिक नेचर के होते हैं, ये एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है, याद रखना बातें। और जो आपके पास CO हो, NO हो और N2O हो, इसको हम न्यूट्रली नेचर बोलते हैं ना, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है तो हम पूरा ही लिख देते हैं। आज तुमसे एम्फोटेरिक पूछा है आपसे, और कल को ये न्यूट्रल पूछ लेगा, बेसिक पूछ लेगा। तो और एम्फोटेरिक जो होते हैं, एम्फोटेरिक एल बहुत सारे होते हैं, पर इसमें है Al2O3 है, SnO2 है ना, PbO2 है, ये हमारे पास क्या होते हैं, एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं, एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, ठीक है। तो कितने हैं जो एम्फोटेरिक नेचर के हैं, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, एक ही इसमें गिवन है ना, 3 ही है। अच्छा, जब आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना होता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट होता है सेंट्रल एटम का, जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। लेकिन एक जगह ये रूल फेल हो जाता है, जहाँ पे H3PO3 H3PO
टू, है ना, ए वाला केस आता है ना यहाँ पे, तो हमेशा आपके पास वो रूल फेल हो जाता है, आपके पास कम ऑक्सीडेशन वाला ज़्यादा हो जाता है एसिडिक ना, तो ये भी आप याद रख लेना, बहुत फेमस क्वेश्चन है। एक और होता है H3PO4 होता है, ठीक है, तो वो भी आप याद रख लेना, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं लगाना, इन जनरल ये था, ठीक है। तो ये एसिडिक स्टेन का ऑर्डर है, ये भी आप याद रख लेना। आइए आगे चलते हैं, हम मैक्सिमम चीज़ें रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं आपकी, सो दैट आप कवर कर लो सारी चीज़ें। आपको बोला है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ EH ऑफ द H2A हाइड्राइड 16 का हाइड्राइड में जो पहला हाइड्राइड क्या बन जाएगा, दूसरा। तो देखो इसमें आप कैसे सिंपली सॉल्व करोगे, मैं आपको बता देता हूँ। देखो जो सबसे पहले हाइड्राइड लिख लो, ग्रुप 16 क्या होता है, ऑक्सीजन सल्फर, है ना, सेलेरियम टेलेरियम, है ना, PO भी होता है, रेडियो एक्टिव में जो आते हैं उनको नहीं लो। आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन जनरल आपके पास हाइड्राइड बनाओगे H2O हो जाएगा, H2S हो जाएगा, H2Se हो जाएगा और H2T हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो जो यहाँ पे जो बॉन्ड होगा ना भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, तो वहाँ पे जो डिसोसिएशन एनर्जी होगी थोड़ी सी ज़्यादा होगी, तो आप डिसोसिएशन एनर्जी आप लगा सकते हो। तो आपके पास आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, H2O A हो जाएगा, फिर B हो जाएगा और फिर C हो जाएगा और फिर D हो जाएगा, है ना, ए ऑक्सीजन सल्फर सेलेरियम और टेलेरियम। तो ऑप्शन नंबर ऐसा कौन सा दिख रहा है, ए फिर बी और फिर सी और फिर डी, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपको गिवन है ना, ABC ये है ना, एक्चुअल में मिस प्रिंट है, तो ABCD आपको लिखा है, तो आप उसको देख लेना, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सम ऑफ पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड एंड परऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड में ये क्या हो जाएगा, तो देखो सबसे पहले तो स्ट्रक्चर, तो देखो परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर मैं बनाता हूँ, ठीक है, मैं लिख देता हूँ वहाँ पे परऑक्सो। अब कोई कहेगा कि सर इसको कैसे इसको हम कैसे बनाएंगे, एग्जाम में इतना बड़ा याद तो होगा नहीं, तो देखो मैं ट्रिक बता रखा हूँ, है ना, ट्रिक बता रखा हूँ, ऐसा ट्रिक है P-Block का 10-15 मिनट में सारे ट्रिक एंड ट्रिप्स का प्लेलिस्ट है, आप उसको अगर देख लोगे ना तो मैक्सिमम इनऑर्गेनिक के जो क्वेश्चन होते हैं आपके वहाँ से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। मैक्सिमम इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन जब सॉल्व हो जाएंगे तो आप और सारे ट्रिक से सॉल्व कर लोगे आप, मतलब ऐसा भी नहीं है आपको ज़्यादा मेहनत करना है, और वहाँ पे जो मैंने ट्रिक बताया है ना वो ट्रिक कहीं पर भी फेल ही नहीं होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, तो आप उसको ज़रूर देख लेना। मैक्सिमम ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के 10-10 15-15 मिनट की वीडियो है, वो 15 मिनट की वीडियो मैंने एक दिन लिए हैं बनाने में, मतलब इतना एनालिसिस करके बनाया, तो कहीं पर भी फेल ही नहीं होते हैं वो, तो आप देख लेना एक बार उस वीडियो को, ठीक है। जब देख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, यकीन मानो। अब यहाँ पे आप काउंट कर लो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे जो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड यहाँ पे कितने दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं, यहाँ पे जो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है वो कितने दिख रहे हैं आपको, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड यहाँ पर भी आपको 4 दिख रहे हैं, तो टोटल पाई बॉन्ड कितने आ जाएंगे, टोटल पाई बॉन्ड आपको कितने दिख रहे हैं 4+4, तो आपके पास 8 पाई बॉन्ड हो जाएंगे, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर कहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा जो इनऑर्गेनिक वाले हैं ना उनको आपको याद करना होगा, रिएक्शन जो है मैं कहूँगा चार्ट पेपर में लिख के रख लिया करो और रोज़ सुबह शाम देखा करो, तो ये रिएक्शन याद हो जाएंगे, नहीं तो दिक्कतें हो जाती हैं, है ना, क्योंकि इसमें आप कुछ ही नहीं कर सकते, और छोड़ दोगे तो रैंक पीछे आ जाएगी और लड़के आगे निकल जाएंगे, स्टूडेंट आगे निकल जाएंगे सभी, है ना, तो आप ये ध्यान रख लेना भाई। अब देखो इसमें क्या बोला है, NaCl रिएक्ट्स विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो आइए भाई NaCl को हमने रिएक्ट करा दिया किससे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट करा दिया, ठीक है। ये जैसे ही रिएक्ट किया और क्या बोला है, K2 पोटेशियम, ये K2Cr2O7 से भी रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, तो इससे रिएक्ट करेगा, तो ये बहुत फेमस रिएक्शन है, आपको पता होना चाहिए, CrO2Cl2 बनाता है जो कि रेडिश ब्राउन होता है, ये कलर भी आपको याद होना चाहिए, रेडिश ब्राउन होता है, ठीक है। कभी कभी ये पूछ लेता है एक रेडिश ब्राउन कलर का कंपाउंड निकल रहा है तो वो कौन है, KHSO4 होता है, ठीक है। इसके साथ साथ NaHSO4 होता है और साथ में H2O रिलीज होता है, ठीक है। फर्दर जो आपके पास ये बना हुआ है ये रिएक्ट कर रहा है, देखो वहाँ पे लिखा है ये रेडिश ब्राउन आपको गिवन था ना, JCrO2 और Cl2 जो ये बना है इसको आप NaOH से रिएक्ट कराओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Na2CrO4 ये बनेगा, इसको बोलते हैं येलो, क्या बोलते हैं, येलो कलर होता है,
और इसके साथ NaCl और यहाँ पे H2O रिलीज होता है। तो यहाँ पे आपके पास साफ साफ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और Na2Cr, इसका कलर भी याद रख लेना, येलो होता है। क्या पता नेक्स्ट टाइम आपको कलर पूछ ले तो ये होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी मैंने जो बताया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कौन है? तो होमोलेप्टिक में जहाँ पे लिगेंड आपके पास सेम जो अगर ये बोलता है तो यहाँ पे क्या होता है, जब एक ही सेम टाइप के लिगेंड होते हैं ना, सेम लिगेंड होते हैं, तो वहाँ पे होता है होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, है ना, सेम लिगेंड। तो आपके पास देखो यहाँ पे NH3Cl है, यहाँ पे NH3Cl है, यहाँ पर भी NH3Cl, यहाँ पे केवल साइनाइड है लिगेंड। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए देखते हैं, एक ही वैरायटी के लिगेंड हो। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को देखो, सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास वेवलेंथ होता है वो एनर्जी, उसका रिलेशन क्या होता है। तो आइए मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए बोला था आपको एक साइड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड गिवन है, एक साइड वेवलेंथ। तो देखो आपको जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है H/μ होता है, और म्यू बराबर होता है C/λ। तो आप E बराबर H/C/λ, तो एनर्जी का जो लैम्डा वेवलेंथ से रिलेशन आता है वो इन्वर्स होता है। एनर्जी ज़्यादा तो लैम्डा कम, है ना। तो अब ध्यान से देखो एनर्जी किसका ज़्यादा हो जाएगा। अब आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जो एनर्जी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, लीगेंड स्ट्रेंथ। क्या बोला मैंने, लीगेंड स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेंथ ऑफ लीगेंड। तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि कौन सा लीगेंड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। तो आपको एक चीज़ बता दूं कि जो साइनाइड होता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है साइनाइड। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो उससे हमारे पास एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा। तो उससे एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे पास जो लैम्डा हो जाएगा वो मिनिमम हो जाएगा, मिनिमम बहुत कम हो जाएगा लैम्डा, है ना। लैम्डा इन्वर्स होता है। तो जो सी वाले का है वो लैम्डा कम होगा, तो लैम्डा सी वाले का आपको समझ में आना चाहिए, फर्स्ट पे जाना चाहिए, है ना। तो सी का फर्स्ट कहाँ है, ऐसा एक ही ऑप्शन में, बाकी चेक करने की ज़रूरत नहीं थी। बाकी आपको लिगेंड स्ट्रांग, अगर लिगेंड याद रखो, है ना, क्या पता कल को ऑप्शन में ये ना गिवन हो तो लिगेंड स्ट्रांग था हमारे पास, इसलिए हमने गेस कर लिया ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, है ना। क्योंकि एक ही ऑप्शन सी में कहाँ पे है, COCnH2O। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या बोला इस क्वेश्चन में, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्टेन इन हीलियम स्पेक्ट्रा व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। मतलब आपको क्या बोला है, फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट बोला है, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोला है। फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट मतलब n बराबर आपको कितना लेना है, 6, और फर्स्ट बोला है कितना, n बराबर आपको कितना लेना है, 2। एक्साइटेड स्टेट अगर ग्राउंड स्टेट बोलता तो n बराबर आपको कितना लेना था, 1 लेना था। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, है ना। कभी कभी ये चीज़ें दिक्कतें कर देती हैं। तो देखो आपको फार्मूला जो हो जाएगा, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, डायरेक्ट नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, N2 माइनस N1, और फिर N2 माइनस N1 प्लस 1 होता है, डिवाइड बाई 2 होता है। तो यहाँ पे आपके पास N2 आपके पास देखो कितना है, N2 आपके क्या बोल, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्टेन हीलियम व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट टू कितना, टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फिफ्थ से क्या बोला है, फर्स्ट में, है ना। तो यहाँ पे आपके पास 6 - 2 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, 6 - 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अगर आप N1 N2 में कन्फ्यूज हो ना तो पॉजिटिव वैल्यू हमेशा याद रखना है। यहाँ पे नेगेटिव तो आएगा नहीं, पॉजिटिव आएगा, तो वहाँ से आप सोच सकते थे। तो कितना हो जाएगा, 4, और ये 6, 4 और ये 5 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना। तो ये याद रख लेना भाई, ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास रहा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। आपको दिखने में डरावना लग रहा होगा, पर ये क्वेश्चन है वाकई में बहुत ही ईजी था। देखो कैसे ईजी था, आपको जब भी इन जनरल आपको AgNO3 गिवन है ना, तो वहाँ पे SN1 रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन होता है, SN1 रिएक्शन। और इसमें बोला गया था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो कितना AgCl फॉर्म होगा, तो भाई आपके पास जितने स्टेबल कार्बोकैटायन बनेंगे हाइड्रोजन को रिमूव करने पे, आपके पास उतना मोल AgCl फॉर्म होगा, है ना। AgCl सोडियम, देखो Ag के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है ना,
AgNO3 के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। ये वैकेंट ऑर्बिटल इसके पास भी लोन पेयर, इसके पास भी लोन पेयर, इसके पास भी लोन पेयर, इसके पास भी लोन पेयर। तो दिक्कत ये आता है, आपको सोचना ये था कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है जो अटैक करेगा। तो मान लो अगर इसको निकाला आपने तो यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा, आपको केवल कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी, इसको निकाला तो यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा, इसको निकाला तो यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा, और इसको निकाला तो यहाँ पे कार्बोकेटायन बनाएगा। भाई देखो ये अनस्टेबल है, साफ साफ दिख रहा है ना भाई, डबल बॉन्ड के ऊपर तो कभी पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होगा। ये तो भाई ये भी अनस्टेबल, बेंजीन देख रहे हो, बल्कि एरोमेटिसिटी वो लूज़ कर रहा है। यहाँ पे आपके पास 2 डिग्री है, और ये कार्बोकेटायन कौन सा है, ये 3 डिग्री है। ये 2 डिग्री होने के साथ साथ बेंजाइलिक भी है, इसके साथ बेंजीन के साथ रेजोनेंस भी कर रहा है, रेजोनेंस भी कर रहा है। ठीक है, तो आपके पास जो 2 डिग्री और 3 डिग्री वाला है ये रिमूव होगा, और ये रिमूव होगा जो स्टेबल है, ये भी स्टेबल है और ये भी स्टेबल है ना। तो आपके पास यहाँ पे जो फॉर्म होगा वो कितना फॉर्म होगा, 2AgCl आपके पास प्रेसिपिटेट होगा, 2AgCl। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो इसलिए मैंने बोला था ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या हो जाएगा। तो देखो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ। कभी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट पूछे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो ग्रुप होते हैं वो होते हैं +M +R +H +I। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो रेट बढ़ जाएगा। तो आप इस वाले में देखो, जो क्लोरीन है जो गिवन है वो लिख लो, CH3 है, NO2 है। ये क्लोरीन भाई कैसा है, -I लगाएगा, नो डाउट +M भी लगाएगा, लेकिन -I डोमिनेट करता है। इन केस ऑफ हैलोजन ओनली डोमिनेट हो जाता है ना +M पे। CH3 +H लगाएगा और +I भी लगाएगा, NO2 -I और -M लगाएगा। तो ये भाई रिंग को डीएक्टिवेट कर देंगे, डीएक्टिवेट, बहुत ज़्यादा रिंग को डीएक्टिवेट। और ये तो एक्टिवेट करेंगे है ना, एक्टिवेट, और ये भी आपको डीएक्टिवेट करेगा, डीएक्टिवेट करेगा। तो सबसे ज़्यादा जो रेट बढ़ रहा है वो कहाँ पे हो, बी में बढ़ रहा है, CH3। तो बी वाला सबसे ज़्यादा हो जाएगा, 2 ऑप्शन तो कट कर दो, ए और ए, बी। उसके बाद सबसे ज़्यादा ए में हो जाएगा, बी और ए, है ना, साफ साफ ये हो जाएगा, क्योंकि ए में ना कोई एक्टिवेटिंग है ना डीएक्टिवेटिंग है। तो ऑप्शन नंबर ए डी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने आपके सामने रहा है, तो ये क्वेश्चन को आइए समझाते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। इसमें एक चीज़ मैं सिखाने के लिए क्वेश्चन आपको डाला था कि आप ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट तो पढ़ लेते हो, आप तुरंत यहाँ पे रिएक्शन करा दोगे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। आपके पास पहले स्टेप में जो गिवन था क्या गिवन था, Me गिवन था और MgBr गिवन था, है ना, MgBr। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉपर का एक कंपाउंड गिवन था, CuI। तो कभी अगर आपको कॉपर वाला कंपाउंड गिवन है और ग्रिग्नार्ड रीजन गिवन है तो आप डायरेक्ट यहाँ कार्बोनिल सेंटर पे अटैक मत करा देना। आप हमेशा अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक करना, मतलब इस पे नेगेटिव होगा, इस पे पॉजिटिव होगा। तो ये वाला बॉन्ड यहाँ अटैक करता है हमेशा, लेकिन पर ये बॉन्ड उधर जाएगा और ये ओपन हो जाएगा इस तरीके से। तो आपके पास क्या बन जाएगा यहाँ पे, आपके पास यहाँ पे हो गया ओपन नेगेटिव हो गया, ठीक है, ये डबल बॉन्ड इधर आ गया, और ये आपके पास मिथाइल पहले से था, एक मिथाइल यहाँ पे आके जुड़ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में आपको गिवन है एन प्रोपाइल आयोडाइड गिवन है ना, एन प्रोपाइल आयोडाइड। तो आपके पास 1 1 2 3 और आयोडाइड गिवन था ऐसे, है ना, एन प्रोपाइल आयोडाइड, 3 कार्बन का। तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप में ये वापस आता है और ये वाला जो बॉन्ड है ये वाला अटैक करता है इसके इस पे, और ये बाहर निकल जाता है लीविंग ग्रुप की तरह। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा, बस यही बताना था आपको यहाँ पे कि अल्कीन अटैक करता है, ठीक है। और एन प्रोपाइल 4 बॉन्ड बन जाएंगे, है ना, मतलब एक तो ये नया बॉन्ड और ये आपके पास यहाँ आके पूरा पार्ट आपके पास आके जुड़ गया, है ना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आपके पास कौन सा सही लग रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास रहा है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, सिमिलर टाइप का ही, लेकिन इसमें कॉपर नहीं गिवन है। तो इस बार आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मतलब कार्बोनिल वाला जो कार्बन है आपको वहाँ पे अटैक कराना था, बस यही था क्वेश्चन का क्लू। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो आपको क्या गिवन था पहले स्टेप में, C2H5। तो इसको हम ओपन करके लिखते हैं, ये भी ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट ही है, तो मेटल पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव। ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर यहाँ पे अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह, और ये आपके पास बॉन्ड इस तरीके से ओपन हो जाएगा। आपके पास क्या बन जाएगा,
ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ एरो ये कहता है अगर एरो ऐसे चला तो आगे एक साइड नेगेटिव और टेल पार्ट पे पॉजिटिव आता है ना। तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म मैं 50 लेक्चर पढ़ाऊंगा, अगर आगे नेक्स्ट ईयर आप तैयारी करोगे है ना, तो आप ज्वाइन ये कर रही रहना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी दिक्कत नहीं आएगी। बात तो यही होती है ना, बेसिक्स आप नहीं पढ़े रहते तो ही दिक्कत आती है। बेसिक से एडवांस तक आपको पढ़ा देंगे। तो आपके पास ये था, और 2 कार्बन का आपके पास ये जुड़ा था तो आपने ऐसे जोड़ दिया है ना, क्योंकि एक ये नया बॉन्ड बना, ये नया वाला बॉन्ड है ये जो बना है, और ये 2 कार्बन का हमने ऐसे लगा दिया है। ये बना आपके पास। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास यहाँ पे क्या गिवन था, H2O और HCl गिवन था, है ना। H2O और HCl गिवन था। H2O HCl क्या करेगा, ध्यान से देखो ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव है, तो ये आपके पास जो H2O था ये नेगेटिव H को ले लेगा, है ना। वर्कअप, वर्कअप में आप पढ़ते हो कोई भी स्पीसीज जो होता है वो चार्ज से अनचार्ज होना चाहती है, क्योंकि अनचार्ज स्पीसीज ज़्यादा स्टेबल होती है, तो इसलिए वो होना चाहता है। अब देखो आपके पास जो HCl का काम था, है ना, वो ये वाला जो बॉन्ड एल्कीन दिख रहा है वो 2 तरीके से तोड़ेगा। एक तो ऐसे तोड़ेगा और एक ऐसे तोड़ेगा। अगर मान लो इसने ऐसे तोड़ा ये वाला, तो इस कार्बोकैटायन यहाँ बनेगा। अगर ऐसे तोड़ा तो कार्बोकैटायन यहाँ बनेगा, और जो नेगेटिव बनेगा उस पर हाइड्रोजन आके जुड़ जाता है, ये वाला हाइड्रोजन है ना। तो ये कार्बोकैटायन आप देखो 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये कार्बोकैटायन 1 डिग्री है, तो 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए हमारे पास जो Cl होगा ये यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। तो कलर चेंज करता हूँ थोड़ा डार्क सा आपको दिखे। तो आपके पास यहाँ पे ये 2 डिग्री पे Cl आके जुड़ गया, बाकी का सब कुछ वैसे ही रहना था, है ना। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। तो आई होप ऐसा ऑप्शन कोई आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है ना, मैंने टिक कर दिया। फिलहाल के लिए आई होप कि आपको ये बातें हमारी समझ में आ गई होंगी, मैंने कैसे किया। कुछ डाउट हो तो कमेंट में पूछना। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्डर टूवर्ड्स SN1 रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड, मतलब वही SN1 रिएक्शन का डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है। तो देखो जो भी आपके पास कार्बोकैटायन यहाँ पे हाइड्रोजन गिवन है उसे हटा के कार्बोकैटायन बना लो। यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा, यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा, यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा, और यहाँ पर भी कार्बोकैटायन बनेगा। अब जो कार्बोकैटायन होता है वो किसके द्वारा स्टेबलाइज होता है, वो स्टेबलाइज होता है +M +H +R और +I, ठीक है। और अगर रेजोनेंस एरोमेटिसिटी को कंपेयर करोगे हाइपर कंजुगेशन इंडेक्टिव, तो सबसे पहले एरोमेटिसिटी फिर रेजोनेंस फिर हाइपर कंजुगेशन, ये चीज़ आप याद रख लेना, ठीक है। और कार्बोकैटायन बहुत ज़्यादा स्टेबल तब हो जाता है जब आपके पास मान लो एक कार्बोकैटायन है और उसके बगल लोन पेयर है, तो वहाँ पे इसके कार्बोकैटायन के वैकेंट ऑर्बिटल में बैकबॉन्ड नहीं होता है, तो कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है। ये केस भी याद रख लेना। अब देखो यहाँ पे जो OMe ये आपके पास +M इफेक्ट लगा रहा है, NO2 -I और -M लगा रहा है। +M -M में दिक्कत है तो आपके पास वो वीडियो देख लेना, GOC का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो रेट हो जाएगा स्टेबिलिटी का, जो SN1 का रेट हो जाता है वो डिपेंड करता है रेट कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जो SN1 का रेट होता है, ठीक है। तो सब फास्ट जो रेट कहाँ पे दिख रहा है आपको, बी में सबसे फास्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक ही है ऐसा C, तो हम बढ़ा के आगे बढ़ चलेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था। आई होप तो ऑप्शन नंबर आपको C दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। फिनॉल ट्रीटेड विथ क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्राइड, ये तो भाई रिमंड नाम से ही पता तुरंत याद आ जाना चाहिए कि फिनॉल, आपको पता है जब भी आपके पास फिनॉल होता है, क्लोरोफॉर्म बेसिक मीडियम होता है ना, क्लोरोफॉर्म CH Cl3, और वो भी सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, तो क्या बनता है उस केस में, सेलिकुलर बनता है। याद है आपको क्या बनता है, सेलिकुलर, मतलब आपके पास OH ऐसे ही रहता है और इसको सेलिकुलर और CCl4 ले लेते हो तो सैलिसिलिक एसिड बन जाता है ना। तो ये चीज़ें आप याद रख लेना। तो क्या हो जाएगा, सैलिसिलिक क्या, फिनॉल ट्रीटेड विथ क्लोरोफॉर्म प्रेजेंस ऑफ सोडियम फॉर विच फर्दर हाइड्रोलाइज इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, हाइड्रोलाइज भी किया जा रहा है, ठीक है। तो इसी को हम बोल देंगे ना 1 2, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या अल्फा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी आप बोल सकते हो, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यही है, क्या बोला है, 1 मेथाइल एथिलीन ऑक्साइड बिन ट्रीटेड विथ एन एक्सेस ऑफ HBr, प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो बना लो, एथिलीन इपॉक्साइड है तो 1 मिथाइल है, और क्या बोला है, एथिलीन है, तो 1 पे हमने मिथाइल लगा दिया, यही बनेगा भाई। आपको थोड़ा सा IPAC का आइडिया होना चाहिए। HBr एक्सेस में है। देखो
1 मिथाइल, ये हम मान लेते 1 है, ये 2 है, तो 1 2 एथिलीन हो गया और ये मिथाइल भी लगा हुआ है। तो इस ऐसे मैंने बनाया है ना, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो यहाँ पे अब आप एक चीज़ ध्यान से देखो कि आपके पास HBr है, तो इसके पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर एसिड पे अटैक करेगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जैसे ही अटैक किया यहाँ पे O+ और यहाँ पे H आ जाएगा, है ना। H जैसे ही आ गया तो यहाँ पे आपके पास ये ऐसे ही रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आपके पास देखो, ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव मतलब पागल हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज पागल हो जाएगा, तुरंत हटाना चाहेगा। तो ये बॉन्ड ऐसे भी टूट सकता है ना, और ये बॉन्ड ऐसे भी टूट सकता है, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट ऑफ एरो कहता है ऐसे टूटा तो आगे साइड नेगेटिव और टेल पार्ट पे पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे हट जाएगा अगर हम बॉन्ड को तोड़ते हैं। तो बात आता है अगर यहाँ पे हमने ऐसे तोड़ा तो यहाँ पे कार्बोकटायन आएगा, यहाँ कार्बोकटायन आएगा। ये कार्बोकटायन है 3 डिग्री है, ये कार्बोकटायन है ये 2 डिग्री है, और ये 1 डिग्री है, तो स्टेबल 2 डिग्री है। तो इसलिए हमारे पास जो Br- है वो आएगा, वो इस बॉन्ड पे अटैक करेगा, इसको तोड़ेगा। तो ऐसे तो आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपके पास मिथाइल था, Br आके जुड़ गया, और यहाँ पे ये बॉन्ड टूट गया ऑक्सीजन, और यहाँ पे OH आके जुड़ गया। सिंपली यही था, यही बनेगा, है ना। और ये बोला था एक्सेस ऑफ HBr है, तो मतलब आपके पास ये बना, अभी HBr ख़त्म नहीं है, HBr और है। तो अब जो HBr आपके पास बचा है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये OH है, जैसे ही Br- को OH- दिखेगा तो ये कितने डिग्री है, यहाँ पे ये 1 डिग्री है। 1 डिग्री हमेशा कौन सा रिएक्शन फेवर करता है, लेस स्टेरिक साइड है, वो SN2 फेवर करता है। तो यहाँ पे अटैक करेगा और डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन हो जाएगा, तो आपके पास Br आके जुड़ जाएगा और यहाँ पे ये Br हो जाएगा। तो ये बात आपको समझना था इस रिएक्शन में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा, है ना। SN2 भी होना था, और पहले स्टेप में कहीं ना कहीं समथिंग लाइक एडिशन रिएक्शन टाइप हुआ है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन अ कायरल एल्काइल हैलाइड। तो देखो इसके बारे में अगर बात करें, तो देखो अगर इसके बारे में हम बात करें, कलर चेंज कर लें पहले, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में, है ना। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है, SN1 रिएक्शन होता है और SN2 रिएक्शन, है ना। देखो SN1 रिएक्शन हमेशा जो इसका रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन होता है। इसका रेट आप देखोगे, इसका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेस स्टेरिक साइड, लेस स्टेरिक होगा तो उतना ज़्यादा इसका रेट फास्ट होगा। लिविंग ग्रुप पर भी डिपेंड करता है ना। यहाँ पे जो होता है वो क्या हो जाता है, रिटेंशन होता है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे बदलता नहीं है। और यहाँ पर जो होता है आपके पास क्या हो जाता है, इन्वर्जन हो जाता है, मतलब R का S का R हो जाता है। तो आपके पास यही देख लो, SN1 में क्या होता है, रिएक्शन, SN1 में क्या, द करेक्ट स्टेट में रेसमाइजेशन ऑकर इन, SN1 में रेसमाइजेशन होता है, ये भी आप लिख लो, है ना। 50% R 50% S बनता है। तो रेसमाइजेशन ऑकर इन नहीं भाई, रेसमाइजेशन SN1 ऑकर, रिटेंशन SN2 में नहीं, रिटेंशन ऑकर SN1 एंड इन्वर्जन ऑकर SN। ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा आपके पास। तो ठीक है, SN1 रिएक्शन में आपको हमेशा क्या होता है, रिटेंशन होता है, रिटेंशन ऑकर इन SN1 एंड इन्वर्जन ऑकर इन SN2, बात सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 न्यूक्लियोटाइड आर ज्वाइंट टुगेदर बाय ए लिंकेज नोन एज फॉस्फोडाइएस्टर से बॉन्ड होते हैं हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड होता है, ये आप याद रख लेना, ठीक है। तो ये मैं कहूँगा इन्फॉर्मेशन याद रख लो। बाकी स्ट्रक्चर भी होता है, आप ये इसमें 3 कंपोनेंट होता है, हमेशा याद रख लो। न्यूक्लियोटाइड में बेस होता है, शुगर होता है, और है ना, और डाई ये एस्टर बॉन्ड होते हैं, है ना, जिससे ज्वाइंट होता है। मैं इसके बारे में डिटेल बात नहीं कर रहा, ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर A आप टिक कर लो, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रिएजेंट विच गिव्स ब्रिलियंट रेड प्रेसिपिटेट विथ निकिल NiDMg2 आपने पढ़ा होगा, जो रेड कलर का प्रेसिपिटेट देता है। तो सिंपली आपको यहाँ पे लिख लेना है ना, कि जो आपके पास निकिल 2+ कॉम्प्लेक्स यहाँ फॉर्म करता है DMg के साथ, है ना, वो क्या करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NiDMg ट्वाइस, जो आपके पास यहाँ पे ये रेड प्रेसिपिटेट होता है ना, रेड PPT फॉर्म करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डाईमेथाइल ग्लाइऑक्साइन। तो आपके पास यही हो जाएगा, डाईमेथाइल ग्लाइऑक्साइन रेड प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन द कंपाउंड फॉर्म ड्यूरिंग ब्राउन रिंग टेस्ट। तो ब्राउन रिंग में आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ बताना है आयरन का।
तो ब्राउन रिंग टेस्ट आपको सबसे पहले पूरा रिएक्शन ही लिख देते। तो आपके पास ब्राउन रिंग टेस्ट में जो फॉर्म होता है, ब्राउन रिंग टेस्ट में जो फॉर्म होता है, तो ब्राउन रिंग टेस्ट के बारे में भी जान लेते हैं। तो ये टेस्ट होता है जो किसके लिए होता है, नाइट्रेट के लिए होता है, NO3- के लिए कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है ना, टेस्ट किया जाता है, ब्राउन रिंग टेस्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, NO3- रिएक्शन में लिख देता हूँ Fe2+ और 4H+ होता है। ठीक है, आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता है जब आप पढ़ते हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आपके पास क्या बनता है, H2O बनता है। ठीक है, यहाँ से जो आपके पास Fe फिर H2O6 आपके पास 2+ और NO होता है। तो यहाँ पे जो फॉर्म होता है आपके पास Fe H2O5 NO, इसी को बोलते हैं ब्राउन रिंग जैसा फॉर्म होता है, इसी को बोलते हैं ब्राउन रिंग। ठीक है, तो इसमें जो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आते हैं आयरन में, ऑक्सीडेशन स्टेट आता है, कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आता है इस पर, जो आयरन पे ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो कितना आता है, +1 आता है। ठीक है, आयरन पे याद रख लेना। और कभी कभी आपसे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन भी पूछ लेता है, तो आप निकाल लेना, 3d6 होता है, 4s2 होता है। ठीक है, और आयरन पे ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास कितना है, अगर 1 है तो ये कितना हो जाएगा, 3d6 और 4s1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको भर लो, क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1s में हो जाएगा। ठीक है, और इसमें अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन आएगा, पेयरिंग हो जाता है ना, पेयरिंग नहीं होता है, एक का ही पेयरिंग होता है, तो वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में मैं सिखाऊंगा, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, आप याद रख लो। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा था क्वेश्चन में, वो लगा के आप आगे बढ़ो ना एक्स्ट्रा नॉलेज में आपको, क्योंकि क्वेश्चन क्या पता आज ये पूछा है कल को कुछ और पूछ लो, तो इसलिए मैं बता रहा था। विच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिमेन्स इंटैक्ट आफ्टर कोगुलेशन ऑफ एग वाइट ऑन बॉइलिंग। ठीक है, तो आपके पास जो बॉइलिंग एंड एग होता है ना, वो क्या कॉज करता है, डीनेचुरेशन ऑफ इट्स प्रोटीन रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ इट्स क्वाटनरी एंड टर्शियरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो मतलब आपके पास जब डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन होता है, एग होता है, तो वहाँ पे हमारे पास टर्शियरी और सेकेंडरी क्वाटनरी स्ट्रक्चर जो होते हैं लॉस हो जाते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर केवल रह जाता है ना। चाहे तो आप, मैं लिख भी देता हूँ आपके पास, बॉइलिंग एंड एग। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बायोमॉलिक्यूल आएगा है ना, तो उसमें केवल इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो वो मैं, क्योंकि उसमें कुछ कॉन्सेप्चुअल था ही नहीं ज़्यादा कुछ बताने को, तो इसलिए मैं केवल सारे क्वेश्चन आपको करा तो दिया हूँ, पर मैं खुद से उसमें सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। लेकिन आपके एग्जाम के लिए मैंने सारा कुछ करा दिया, तो जैसे को तैसे बस आपको याद रख लेना है। ठीक है, आपको अलग से कुछ नहीं सोचना है कि इसमें कैसे आ जाए, जो भी डाटा है आप याद रख लो, क्वेश्चन वहीं से आते हैं। ठीक है, ये आप लिख सकते हो, इट्स क्वाटनरी, मैं 4 शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, एंड टर्शियरी और सेकेंडरी है ना, ये लॉस हो जाते हैं, बाकी ऑप्शन ए बचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विच गिव्स हैलोफॉर्म टेस्ट अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। तो देखो ये बहुत ही सिंपल है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो हैलोफॉर्म टेस्ट देते हैं, एक्चुअल में हैलोफॉर्म टेस्ट क्या होता है, आपको शॉर्टकट आना चाहिए कि कभी आपके पास कोई भी ऐसा कंपाउंड हो जो यहाँ पे क्या होना चाहिए, CH3 होना चाहिए। अब बहुत ऐसे एसिड, क्लोराइड, एस्टर वगैरह आ जाते हैं, तो वहाँ पे मत देखने लगना। इन जनरल कार्बोनिल कंपाउंड और अल्कोहल, इन जनरल आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल है, तो वहाँ पर भी ये 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल, ये हैलोफॉर्म टेस्ट देते हैं। और यहाँ पे आप R ले लो, है ना। हैलोफॉर्म टेस्ट में क्या होता है, NaOH कभी कभी लिखा आता है डायरेक्ट, या NaOH I2 के साथ लिखा आता है, ये आपके पास रिएजेंट होता है। ठीक है, तो सिंपली ये होता है, हैलोफॉर्म टेस्ट आपको देते हैं। तो आप देख लो यहाँ पे आपके पास, ये तो एस्टर वाले तो ये देंगे नहीं, मेथाइल ग्रुप है नहीं, ये देगा हैलोफॉर्म, क्योंकि यहाँ मैं कलर चेंज करता हूँ, ये देगा क्योंकि यहाँ पे आपके पास CH3 दिख रहा है, ये भी आपको नहीं देगा। ये देगा 1 डिग्री अल्कोहल है, देखो ये वाला 1 डिग्री अल्कोहल, मैंने बोला ना अगर अल्कोहल है तो वो क्या होता है, बेसिकली 2 डिग्री अल्कोहल है तो वो कीटोन में ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे ये CH3 है, तो ये भी टेस्ट देगा, ये टेस्ट देगा, और ये भी, ये नहीं देगा, और ये देगा। ठीक है,
और ये वाला भी तो देगा, यहाँ पर भी CH3 है, तो टोटल आपके पास ये देगा, टोटल 3 हैं जो देंगे, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ना। हैलो फॉर्म आप याद रख लेना, जो अल्कोहल 1 डिग्री 2 डिग्री होते हैं वो हमेशा कन्वर्ट हो जाते हैं, 1 डिग्री एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा, 2 डिग्री कीटोन में चेंज हो जाता है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए हैलो फॉर्म टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है ना, मैंने जो जो बताया CH3 आपके पास है तो वो देगा। बाकी मैंने हैलो फॉर्म का अगर आपको डाउट होगा तो अलग से वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट करोगे तो। क्या है, रिएक्शन विथ प्रोपेनामाइड विथ Br2KOH गिव्स, प्रोपेनामाइड का रिएक्शन आपको कराओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत ही सरल क्वेश्चन। प्रोपेनामाइड बना लो सबसे पहले, 3 कार्बन है तो प्रोपेनामाइड 3 कार्बन का ये अमाइड बन गया, है ना। और जब भी आप इसका रिएक्शन कराते हो तो हॉफमैन रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन आपने पढ़ा है, ये क्या करता है, इस पूरे पार्ट को अमाइन में चेंज कर देता है, तो आपके पास सिंपली NH2 बन जाएगा अमाइड में, है ना। हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन होता है Br2KOH। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एथाइल अमाइन, लास्ट ऑप्शन नंबर डी। इसको एथाइल अमाइन ही तो बोलेंगे, है ना, एथाइल 2 कार्बन है तो एथाइल अमाइन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, मेजर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको देखो, हम देखो सबसे पहले ये बहुत ही हाई जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं ना, बहुत ही मतलब सेलेक्ट करके लिए हैं, जो मैंने एनालिसिस किया है कि हाँ ये क्वेश्चन इसके वैरायटी के आते हैं, तो वो वाले लिए हैं। Br2NaHCO3, कभी भी ये क्वेश्चन आता है तो हमेशा जब आपके पास एल्कीन होता है उस पर आप क्या कर लो, इस Br का एडिशन कर लिया करो, मतलब आपके पास साइक्लिक हाइलोनियम आयन बन जाता है। ऐसे जो भी आपके पास एल्कीन है, एल्कीन पे हमने बना लिया, बाकी आप ऐसे ही लिख लो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास अल्कोहल है, अल्कोहल के पास होता है ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, लोन पेयर होता है इसके पास, लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज देखो यहाँ पर भी अटैक कर सकता है, यहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन खींच रहे होंगे, और यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव देखोगे ये 1 डिग्री है, ये पॉजिटिव देखोगे ये 2 डिग्री, तो जहाँ पे स्टेबल बनेगा वहाँ पे अटैक करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैक करेगा और इस बॉन्ड को ओपन कर देगा, और ओपन कर दिया तो यहाँ आ जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव मिलके ब्रोमीन न्यूट्रल हो जाएगा ना, क्योंकि स्पेसिस अनस्टेबल होती है, चार्ज होती है तो स्टेबल हो गया। और यहाँ पे जो आपके पास 5 मेंबर रिंग बना ना, अब ये अटैक के लिए 5 मेंबर रिंग बना, मैं डायरेक्ट ही बनाऊँ, 5 मेंबर रिंग आप बना दो, बनाओ 1 2 3, देखो आपके पास यहाँ पे हम 1 2 3 4 5, देखो नंबरिंग कर लो, यहाँ पर भी डाउट कुछ हो, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो एक पे ऑक्सीजन था, एक पे ऑक्सीजन लगा दिया, यहाँ पे O पॉजिटिव ऐसा आ जाएगा, है ना, लोन पेयर जहाँ से अटैक करता है वहाँ पे पॉजिटिव, और वो 3 बॉन्ड बन गया, ठीक है। 1 2 1 2 3 4, ठीक है भाई, हमने बॉन्ड बना दी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे ये 5 बना है, 3 नहीं है, तो 1 और 5 के बीच में बॉन्ड बन गया। अब देखो 5 से कोई आपको बॉन्ड दिख रहा है, 5 से एक बॉन्ड लगा हुआ है, ये है ना, 5 से एक बॉन्ड ऐसे गया है, और आपके पास एक Br लगा है, तो हमने ऐसे बना लिया, ठीक है, ये हो गया। और आपको OH दिख रहा है, OH बन गया, 2 पे आपके पास कीटोन दिख रहा है, कीटोन हमने बना लिया। अब देखो आपके पास रिएक्शन में बेस था Na, कहीं ना कहीं NaHCO3 था, तो ये कुछ हल्का सा आप बोल सकते हो ये इसको ले लेगा, है ना, वो वर्कअप हो जाता है, आपको न भी गिवन हो तो अंडरस्टूड है, H रिलीज ही हो जाएगा, है ना, ये H रिलीज ही हो जाएगा, क्योंकि कोई भी स्पीसीज हमेशा बाद में वर्कअप करके वो अनचार्ज होना चाहती है, तो वो अंडरस्टूड है। आपके पास ये Br हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास ये बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, आप इसको याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ये, इसमें बोला था NO2CH3 आपको गिवन है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो कलर चेंज कर लें, फिर सारे रिएजेंट आपको रिवाइज हो जाएंगी इस क्वेश्चन के माध्यम से। मेरा मकसद ही था इस क्वेश्चन को देने का कि आपके जो रिएजेंट है बार बार पूछे जाते वो रिवाइज हो जाए। तो ये आपके पास पहले स्टेप में Br2 गिवन था। Br2 क्या करता है, आपके पास अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है बेंजीन रिंग पे, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डोमिनेटिंग होता है हमेशा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहाँ पे अटैक कराता है, ऑर्थो पैरा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पे अटैक कराता है। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है CH3, तो इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पैरा कौन सा हो जाएगा, ऑर्थो ये हो जाएगा, पैरा ब्लॉक्ड है, ऑर्थो पहला पैरा ब्लॉक्ड है, तो यहाँ कहाँ पे अटैक करेगा, CH3 के बगल में ऑर्थो है तो यहीं पे अटैक कर देगा, है ना। तो ये है, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा Br, और पैरा तो ब्लॉक था तो NO2 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या था, H2 और PD था, तो H2PD क्या करता है, NO2 के NH2 में चेंज कर देता है, इसको क्या कर देगा, NH2 में चेंज कर देगा। तो ये आपके पास क्या है Br, और यहाँ पे क्या हो जाएगा
NH2 में चेंज कर देगा। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या है, नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या गिवन है, NaNO2 और HCl गिवन है। तो कभी भी NaNO2 HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस गिवन हो तो NH2 को डाइजोनियम साल्ट में कन्वर्ट कर देता है ना। डाइजोनियम साल्ट क्या होता है, देखो अभी मैं आपको सिखा देता हूँ, हमेशा याद रख लेना यहाँ पे क्या होता है। देखो यहाँ पे क्या होता है, इसको N2 और यहाँ पे Cl- में इसको चेंज कर देता है। अब N2Cl- एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है ना। तो आपके पास नेक्स्ट में एक ड्राइविंग फोर्स भी गिवन है H3PO2, तो अच्छा लिविंग ग्रुप यही से तुरंत इसको हटा देता है, पुनः वही स्ट्रक्चर में इसको ला देता है। तो आपके पास Br हो जाएगा और यहाँ पे वो हट गया, तो ऑप्शन नंबर कौन, तो ये ऑप्शन नंबर आपको डी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एल्डोल रिएक्शन से क्वेश्चन ही रिलेटेड है। मैं आपको समझाता हूँ। कभी भी अगर आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड हो और उसके बगल में अल्फा हाइड्रोजन हो, कहोगे अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, तो ये कार्बोनिल के बगल वाले कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। और आपको बेस गिवन हो डाइल्यूट बेस, यहाँ पे डाइल्यूट तो लिखा नहीं है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन है, तो उससे हम समझ गए एल्डोल ही होगा। और ये पहले स्टेप में एल्डोल है, दूसरे स्टेप में कंडेंसेशन है, हीट कंडेंसेशन। तो ये क्या करता है, बेस H को ले लेता है। जैसे ही H को ले लेगा तो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा। अच्छा, एल्डोल का पूरा एक वीडियो है 40 मिनट का, हर वैरायटी का प्रॉब्लम ट्रिक टेक्निक सब बताया है, तो उसे आप देख लेना। यहाँ पर तो बता ही रहा हूँ। तो ये आपके पास नेगेटिव आता है। अब ये नेगेटिव क्या करता है, इनोलेट बना देता है। इनोलेट मतलब रेजोनेंस में ये आपके पास यहाँ पे चला जाएगा, ये इधर है ना, ये ऐसे, तो यहाँ पे नेगेटिव और ये डबल बॉन्ड हो जाता है ना। अब यहाँ पे ये जो इनोलेट बनता है पार्शियल इनोलेट बनता है, मतलब अभी तक आपको रिएक्शन में ये बचा है, कंपाउंड पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, तो आपके पास ये पूरा बचा है। तो नेक्स्ट स्टेप में ये बॉन्ड वापस आता है और इसका ये वाला यहाँ कार्बन यहाँ से अटैक करता है, ये बॉन्ड फिर से ओपन हो जाता है। और जैसे ही ओपन होता है तो देखो क्या बनता है, मैं यहीं पे बना देता हूँ। ये आपके पास ऐसे है ना। मैं इसको थोड़ा सा, इसको मैं थोड़ा सा और इधर करता हूँ, ठीक है। हाँ, आप देखो ये आपके पास था, ये अटैक किया, यहाँ पे वो नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे जाके बॉन्ड ये जुड़ा है, ये वाला जो अटैक किया है ना, तो इसको मैंने यहाँ पे जोड़ दिया ऐसे 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 ऐसे, ये अटैक किया और यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ऐसे बना है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपके पास डाइल्यूट मीडियम होता है, वो गिवन नहीं था लेकिन वो अंडरस्टूड है, तो ये H ले लेगा यहाँ से। जैसे ही H ले लेगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास ये ऐसे था और यहाँ से ये वाला बॉन्ड ऐसे 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 और ये आपके पास यहाँ पे OH बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपके पास हीटिंग गिवन था। अच्छा, केवल ये एल्डोल प्रोडक्ट पूछता है, हीटिंग ना गिवन होता, तो ये एल्डोल प्रोडक्ट है। एल्डोल कैसा प्रोडक्ट होता है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। देखो ये अल्फा है, ये बीटा, बीटा पे हाइड्रोक्सी लगा है तो अल्फा हाइड्रोक्सी बीटा कार्बोनिल कंपाउंड। लेकिन हीटिंग गिवन है, तो हीटिंग गिवन होता है तो आपके पास जो यहाँ पे H लगा है ना, ये H और ये OH बाहर निकल जाते हैं, मतलब -H2O को बाहर निकाल दोगे। पानी है तो गर्म कर दोगे तो बाहर चला जाएगा। तो जैसे ही बाहर गया तो आपके पास यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है। और ये आपके पास ऐसे फिर से वापस ऐसे बन जाएगा। अब यहाँ पे अगर देखोगे इसमें तो कितने आपको नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, पाई अगर आपको बॉन्ड देखोगे तो पाई बॉन्ड कितने हैं यहाँ पे, पाई बॉन्ड आपको गिवन है 2 पाई बॉन्ड गिवन है, ठीक है। और अगर पाई इलेक्ट्रॉन पूछेगा, पाई इलेक्ट्रॉन, तो एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 पाई बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अ प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन ऑन रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड कोल्ड एंड देयर आफ्टर रेजिंग टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर टू रूम टेम्परेचर गिव्स। तो देखो अब प्राइमरी अमाइन है तो हम प्राइमरी अमाइन ऐसे लिख सकते हैं, NH2 डायरेक्ट एक कार्बन से अटैच होते हैं, ये 1 डिग्री अमाइन है। क्या बोला है, NaNO2 से रिएक्ट कर रहा है, नाइट्रस एसिड NaNO2 और HCl, टेम्परेचर भी 0 से 5 डिग्री सेल्सियस है, मतलब आप ये बोल सकते हो, है ना। तो यहाँ पे डाइजोनियम साल्ट बनाता है, मैंने आपको बताया N2 और प्लस Cl- हमेशा ही बना लेता है। और नेक्स्ट स्टेप में आप इसमें क्या करते हो, H2O वर्कअप करके इसमें क्या बना लेते हो, ROH अल्कोहल बन जाता है। तो यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है वो क्या बनता है, आप बोल सकते हो अल्कोहल बनता है। तो ये हो जाएगा सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो इसको कैसे आप सॉल्व करोगे, आपको एनिलीन गिवन है ना, एनिलीन, इसको एनिलीन बोलते हैं और आपको एसिटिक एनहाइड्राइड गिवन। एसिटिक एनहाइड्राइड ये होता है ना, कभी कभी ये ऐसे करके आ जाएगा या कभी कभी आपको ऐसे भी लिखा आता है AC2O ट्वाइस, तो एसिटिक एनहाइड्राइड समझ जाना। तो ये स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है ना, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। ये यहाँ पे क्या करता है, इसको अटैक करता है, ये बॉन्ड टूटता है, यहाँ पे नेगेटिव आता है, ये वापस से आता है और ये टूट के बाहर निकल जाएगा। तो ये याद ही कर लो, यहाँ से जो इलेक्ट्रोफाइल निकलता है ना, मैं कहूँगा
अगर नहीं समझ में आ रहा तो याद कर लो, ये इलेक्ट्रोफाइल निकलता है। तो कहने का मतलब है आपके पास यहाँ पे जो एनिलीन था NH, यहाँ पे ये वाला आके इलेक्ट्रोफाइल COCH3 आपके जुड़ जाता है। आप कहोगे एक H2 था, एक H कहाँ चला गया? तो एक H वर्कअप में गायब हो जाता है, गायब नहीं हो जाता है, चला जाता है ना, एक H बच जाता है। ठीक है, तो ये बन गया। अब यहाँ पे ये जो बना है ना, ये कंट्रोल एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएगा। कंट्रोल मतलब क्या है? अब यहाँ पे जो लोन पेयर था यहाँ भी रेजोनेंस कर रहा है, यहाँ भी, तो थोड़ा सा इसकी जो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग नेचर था वो कम हो गया। अब आपके पास अगर Br2 NCERT में गिवन है रिएक्शन CH3COOH है, तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पैरा पे जोड़ेगा। तो अगर आपके पास ये नहीं ग्रुप लगा होता, अभी जो एस्टिक एनहाइड्राइड लगा ये पूरा वाला पार्ट, ये अगर नहीं लगा होता तो ये तीनों पोजीशन पे Br को जोड़ देता। लेकिन अगर वो लग गया है तो कम डीएक्टिवेट है, तो आपके पास केवल आर्थो और पैरा पर ही जोड़ेगा। मतलब आपके पास पैरा वाला मेजर होगा। अगर आर्थो पर भी बनेगा ये मेजर हो जाएगा। आर्थो पे अगर बनाओगे तो थोड़ा स्टेरी करेगा ना, यहाँ पे अगर आपने कुछ लगा दिया देखो तो स्टेरी करेगा, तो इसलिए हमने नहीं बनाया, अलग से बनेगा, थोड़ा बनेगा, है ना, ये मेजर बनेगा। तो ये है रहा आंसर। तो आई होप आपको समझ में आ गया कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको कौन सा गिवन है? NH ये बन गया और आपके पास पैरा बन गया ये मेजर, तो ऑप्शन नंबर B सही हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। अगर आपको डायरेक्ट Br2 गिवन होता है ना, ये भी नोट करके अब लिख ही लो, इतना लिखे हो तो Br2 H2O के साथ अगर गिवन होता तो आपके पास तीनों पोजीशन पे ये जुड़ जाता, है ना, NH2 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन आप बना लेते। और नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है तो केवल ऑर्थो पैरा पे जोड़ते। अगर Br2 CH2 के साथ ले लेते यही सेम चीज़, तो वहाँ पे ऑर्थो और पैरा पर ही जुड़ता बनता। तो सारी चीज़ मैंने एक वीडियो में आपको बता दी इसी एक क्वेश्चन में। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। तो देखिए ये क्वेश्चन है 3 में, सबसे पहले HBr की रिएक्शन करानी है 3 मेथाइल हेक्स 2 तो हेक्स बना लो, 1 2 3 4 5 है। 3 पे मिथाइल लगाए तो 3 पे हमने मिथाइल लगा लिया। 3 मिथाइल हेक्स 2 1 2 मतलब 2 पे डबल बॉन्ड, तो हेक्स 2 यही बनेगा। अब इसकी रिएक्शन करानी थी किससे? HBr से करानी थी, तो HBr से करा लो इन ऑफ परऑक्साइड फॉर्म्स, इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। तो परऑक्साइड की प्रेजेंस में जो रिएक्शन फॉलो होता है वो एंटी मार्कोनिका रूल, मतलब जहाँ पे लेस स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा आपको वहाँ पे Br जोड़ना है। तो आप फिर से यहाँ पे देखो, ये जो एल्कीन है उसको दो तरीके से तोड़ोगे, ऐसे ऐसे, यहाँ पे तोड़ोगे ये कार्बोकेटायन आएगा, यहाँ पे तोड़ोगे ये कार्बोकेटायन। ये कार्बोकेटायन है 2 डिग्री है, ये कार्बोकेटायन है 3 डिग्री, तो आपके पास जो Br जुड़ेगा वो यहाँ पे जुड़ेगा, यही होता है एंटी मार्कोनिका रूल। तो आपके पास यहाँ पे क्या, Br को जोड़ लो, ये Br हो गया, C ये हो गया, और आपके पास ऐसे हो जाएगा, है ना। अभी कंपाउंड जो दिख रहा है आपको कैसा दिख रहा है? अनसिमेट्रिकल दिख रहा है। कैसा? अनसिमेट्रिकल है। और अनसिमेट्रिकल कभी कंपाउंड है तो जो स्टीरियो आइसोमर होते हैं वो 2 टू द पावर n होते हैं। n क्या होता है? स्टीरियो सेंटर या कायरल सेंटर बोल लो, है ना। तो कायरल सेंटर क्या होते हैं? जो कायरल सेंटर होते हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज एटम से 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े होते हैं, तो उसको कायरल सेंटर बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो कायरल सेंटर कहीं पे दिख रहा है, देखो ये कायरल सेंटर है क्या, एक ग्रुप लगा है, 2 ग्रुप लगा है, ये 3 और इधर ये चौथा पूरा, हाँ ये कायरल है। ये कायरल है क्या? हाँ ये भी कायरल है। देखो यहाँ पे एक ये कायरल है, एक ग्रुप लगा है, 2 3 और 4 ग्रुप लगे हुए हैं, है ना। तो आपके पास ए के लिए टोटल पॉसिबल क्या पूछा? द नंबर ऑफ पॉसिबल स्टीरियोआइसोमर ऑफ द ए के लिए स्टीरियोआइसोमर आपसे पूछा था। तो आपके पास यहाँ पे 2 टू द पावर n मतलब 2 कायरल सेंटर हैं, तो 2 टू द पावर आपके पास 2 हो जाएगा, ये भी है। तो कितने आंसर आ जाएंगे? 2 टू द पावर 2 बराबर 4 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, है ना। 2 कायरल सेंटर एक ही है, एक ही है, तो सही तो है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास था ये, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो देखो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको अगर Cl2 लाइट के प्रेजेंस में गिवन हो तो एलाइल पोजीशन पे आप क्लोरीन को जोड़ लोगे। मतलब आपके पास ये एलाइल पोजीशन है, ये एलाइल पोजीशन है ना, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एलाइल पोजीशन पे आप क्लोरीन को जोड़ लो। हालांकि एक्सेस में गिवन होता तो ज़्यादा सही था दोनों पे, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में कोई ऑप्शन था ही नहीं, तो आप यहाँ पर भी जोड़ लो, ऑब्वियस सी बात है। और अगर आप यहाँ पे Cl2 CCl4 के प्रेजेंस में लेते हो तो ये क्या कर लेता, वही साइक्लोहेलोनियम आयन बनाएगा। याद है मैकेनिज्म? सबसे पहले यहाँ पे Cl बना लिया,
नेक्स्ट स्टेप में आपके पास Cl माइनस फिर से रहता है, वापस आएगा यहाँ पे, इसको तोड़ेगा ऐसे और आपके पास क्या बन जाएगा, एक Cl यहाँ एक Cl यहाँ, तो ये बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपको ऐसा कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख नहीं, ए में H इंटू म्यू में अलाइल पोजीशन पे, हाँ सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है ना, अलाइल पे जुड़ा और आपके पास ये बना। तो ये आप याद रख लेना। बाकी आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोडक्ट मेंशन इन द फॉलोइंग रिएक्शन, प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। तो देखो ये क्वेश्चन है CCCBr है। अगर आपको अल्कोहलिक KOH गिवन है, अल्कोहलिक KOH गिवन था और भी हीट के प्रेजेंस में, तो ये आपके पास जीरो पोजीशन होता है, ये अल्फा ये बीटा, हमेशा क्या करता है, अल्कोहलिक KOH अगर हीट में गिवन हो तो ये बीटा H को लेता है, ये बॉन्ड इधर रहता है, इसको लीविंग ग्रुप की तरफ बाहर निकाल देता है, तो आपके पास ये यहाँ पे बन जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या गिवन था, HBr गिवन था, फिर से HBr, अगर H2O2 गिवन होता तो एंटी मार्कोनी रूल, लेकिन नहीं गिवन है तो यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा, यहाँ पे कार्बोकेटायन, ये 2 डिग्री है तो ये ज़्यादा स्टेबल है, ये 1 डिग्री है तो कम स्टेबल, तो हम Br को वहाँ पे जोड़ेंगे जहाँ पे स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, यहाँ पे Br जोड़ लिया। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या गिवन था, एक्वस KOH गिवन था, एक्वस KOH। अब यहाँ पे एक्वस KOH क्या करता है, यहाँ पे आपको पता है, ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर लेगा, आपके पास ये न्यूक्लियोफाइल होगा, ये यहाँ पे जाएगा, इसको तोड़ के बाहर निकाल लेगा, तो आपके पास ये CC यहाँ पे वही जाके जुड़ गया, तो क्या 1 2 3, तो प्रोपेन टू ऑल है आंसर, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको भी याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ आइसोमरिक प्रोडक्ट फॉर्म बाय मोनोक्लोरिनेशन ऑफ 2-methyl ब्यूटेन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, 2-methyl ब्यूटेन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट का रिएक्शन कराना है। आइए देखते हैं, देखिए क्या बोला है, मोनोक्लोरिनेशन ऑफ 2-methyl ब्यूटेन, तो बना लो 1 2 3 4, 2 पे मिथाइल लगा है, 2 पे मिथाइल, नंबर ऑफ आइसोमरिक प्रोडक्ट फॉर्म बाय मोनोक्लोरिनेशन ऑफ 2-methyl ब्यूटेन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, है ना, मोनोक्लोरिनेशन है मतलब Cl2H2 की रिएक्शन करानी है। तो जितने नंबर ऑफ डिफरेंट है, एक तो अलाइल पोजीशन पे जोड़ते एल्कीन था, लेकिन यहाँ पे जितने नंबर ऑफ डिफरेंट हाइड्रोजन दिखे, तो ये आपके पास एक हाइड्रोजन ये दिख रहा है, एक हाइड्रोजन ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक ये जो दिख रहा है ना, टोटल कितने डिफरेंट हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं, आपके पास एक हाइड्रोजन ये भी, तो देखो ये और ये दोनों सेम है ना, एक ही वैरायटी के हैं, ये नाम दे दो, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो उतने पोजीशन पे आप क्या जोड़ लो, क्लोरीन को जोड़ लो, तो पहला प्रोडक्ट आपके पास ये बन गया, है ना, प्रोडक्ट नंबर 1 ये लिखो। दूसरा प्रोडक्ट आप बनाओगे तो दूसरा प्रोडक्ट आपके पास सी आपके पास ये बन गया, है ना, तो ये आपके पास दूसरा प्रोडक्ट। तीसरा प्रोडक्ट बनाओगे C और यहाँ पे Cl हो जाएगा, तीसरा प्रोडक्ट ये है। और चौथा प्रोडक्ट अगर आप बनाओगे तो C और आपके पास C और एक क्लोरीन यहाँ आ जाएगा D प्रोडक्ट। अब देखो टोटल कितने आपको यहाँ पे पॉसिबल प्रोडक्ट दिख रहे हैं, एक देखो कि स्टीरियो आइसोमर दिख रहे हैं, तो जहाँ जहाँ पे कायरल सेंटर होगा वहाँ पे 2 प्रोडक्ट 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर होंगे। तो देखो कायरल सेंटर कहाँ पे है, एक ये कायरल सेंटर है, 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े होने चाहिए कार्बन से, हाँ भाई ये Cl है, 1 2 3 4 ये कायरल है, और कहीं कायरल नहीं दिख रहा। और देखो कहाँ पे, यहाँ पे कायरल है, नहीं हाइड्रोजन हो गया सेम, यहाँ पे कायरल नहीं है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कायरल है, ये भी नहीं है, यहाँ पे कायरल है, देखो आपके पास कायरल, ये हाइड्रोजन लगा लो, तो ये कायरल 1 2 3 और नहीं, यहाँ पे Cl हमने लगा लिया, तो कितना हो गया, 1 2 और ये 3, तो ये हाइड्रोजन और हो जाएगा, नहीं ये कायरल नहीं है, यहाँ पे ये देखो कायरल है क्या, ये कायरल है, ये वाला देखो, एक ग्रुप ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये होगा, और ये पूरा चौथा, तो ये कायरल है। तो 2 प्रोडक्ट यहाँ पॉसिबल, 2 प्रोडक्ट यहाँ पॉसिबल होंगे, और यहाँ पे कितने पॉसिबल होंगे, यहाँ पे कोई कायरल नहीं है, तो एक यहाँ पे एक यहाँ पर, तो टोटल आपके पास टोटल प्रोडक्ट कितने हो गए, 6 हो गए। तो हमेशा याद रख लेना, यहाँ पे कायरल होता है वहाँ पे 2 लो, और जहाँ पे नहीं है तो वहाँ पे एक, टोटल 6, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ आइसोमरिक कंपाउंड इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर फॉर्म बाय मोनोक्लोरिनेशन ऑफ 2-methyl ब्यूटेन, है ना, फिर से देख लो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, मोनोक्लोरिन 2-methyl ब्यूटेन, फिर से 2-methyl ब्यूटेन है, ये तो सेम ही क्वेश्चन हो गया मेरे हिसाब से, है ना, सेम ही क्वेश्चन मैंने करा, ये यही वाला तो कराया मैंने आपको, नंबर ऑफ आइसोमरिक प्रोडक्ट फॉर्म बाय मोनोक्लोरिनेशन ऑन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये भी सेम क्वेश्चन है। तो 2-methyl ब्यूटेन, 2-methyl यहाँ पे ब्यूटेन है, फिर से यहाँ पे कराओगे वही तो है Cl2H∗μ, तो आपके पास वही तो प्रोडक्ट बन गया, है ना।
मैंने जो अभी आपको बना के दिखाया था, तो आपके पास एक बार Cl यहाँ पे आ जाएगा, है ना, ऐसे आ गया। मैं बॉन्ड लाइन बना देता हूँ, आपके पास एक बार ऐसे आ जाएगा Cl, है ना, ये आ जाएगा आपके पास एक, यहाँ पे Cl आ जाएगा, और आपके पास एक यहाँ पे Cl आ जाएगा। कायरल सेंटर, ये कायरल दिख रहा है और आपको ये कायरल दिख रहा है, हो गया। दो यहाँ पे, दो यहाँ पे, एक एक यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। क्या बोला था, देखो ये भी क्वेश्चन आपको मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपका हो जाएगा सही। देखो ये है, कभी भी अगर आपको HBr गिवन है ना, तो इसमें क्या करते हो आप, एडिशन रिएक्शन कराते हो। अब यहाँ पे कार्बोकटायन है, कार्बोकटायन यहाँ बनेगा एक ऐसे, जो स्टेबल कार्बोकटायन है, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, स्टेबल कार्बोकटायन जहाँ पे है वहाँ पे आप, ये कार्बोकटायन ये बनेगा, यही तो स्टेबल है। ये कितने डिग्री है, ये 3 डिग्री था, तो ये स्टेबल, तो इसलिए यहाँ बना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप यहाँ पे Br को नहीं जोड़ दोगे, भले ही स्टेबल बन गया। कभी भी याद रख लेना, अगर 4 मेंबर रिंग के बगल, 4 मेंबर रिंग के, 4 मेंबर रिंग के बगल, मेंबर रिंग के बगल अगर कार्बोकटायन है तो 5 में होना चाहेगा। 5 मेंबर रिंग के बगल अगर कार्बोकटायन है तो वो 6 में होना चाहेगा। और 4 मेंबर के ऊपर अगर कार्बोकटायन है तो वो 3 में होना चाहेगा, कॉम्प्रेस होना चाहेगा। तो यहाँ पे 4 मेंबर रिंग है और इसके बगल कार्बोकटायन है तो 5 में होना चाहेगा। वो कैसे होगा, ये वाला जो बॉन्ड होता है कार्बोकटायन बगल, इसको अल्फ़ा इसको बीटा मान लो, ये ऐसे टूटता है, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव। ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलके यहाँ जुड़ जाते हैं, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग बन जाएगा। बना लो, 1 2 3 4 5। देखो एक पे आपके पास में था, एक पे क्या लगा था, एक पे आपके पास हाइड्रोजन लगा था ना, ये यहाँ पे हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन, सॉरी देखो ये आपके पास सही था, यहाँ पे मिथाइल लगा था, यहाँ पे हाइड्रोजन लगे थे, है ना। तो आपके पास एक पे क्या लगा था, एक पे आपके पास लगा था ये मिथाइल हो जाएगा, एक पे 2 मिथाइल लगे थे, एक ये वाला और एक ये वाला, है ना। तो एक पे हमने 2 मिथाइल लगा दिया, और 2 पे आपके पास यहाँ पे कार्बोकटायन लगा था, और यहाँ पे ये 5 था, कार्बोकटायन लगा लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, अच्छा यहाँ पे नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना कमेंट करके, और ये वीडियो है आप देख लेना, वहाँ पे सर्च कर लेना, एडिशन रिएक्शन आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी मैं समझा दूंगा फिर से आपको। देखो ये 2 डिग्री है, अब यहाँ पे फिर से रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट क्यों, ये कार्बोकटायन उठ के यहाँ जाएगा, ये वाला मिथाइल उठ के यहाँ जाएगा, 1 2 मिथाइल शिफ्ट होगा। क्यों हुआ, क्यों कभी भी रीअरेंजमेंट इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे स्टेबिलिटी बढ़ती है। अब देखो ये कार्बोकटायन यहाँ और ये मिथाइल यहाँ, ये कार्बोकटायन अब ये 3 डिग्री है, यहाँ पे कितने डिग्री था, 2 डिग्री था, तो स्टेबिलिटी बढ़ी ना, इसीलिए होता है रीअरेंजमेंट। नेक्स्ट स्टेप में अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है रीअरेंजमेंट की, तो यहाँ पे Br माइनस जोड़ दो, तो आपके पास ये Br माइनस यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, मिथाइल के, आपके पास एक मिथाइल और एक ऑप्शन नंबर डी सही है ना। तो देखो मैं आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ, यहाँ पे दोनों मिथाइल थे, ये भी मिथाइल था, ये भी मिथाइल था। अब कहो हाइड्रोजन हो, फिनाइल हो और मिथाइल हो, तो किसको शिफ्ट कराओगे, हाइड्राइड फिर फिनाइल फिर मिथाइल, ये शिफ्टिंग ऑर्डर होता है। ठीक है, और बॉन्ड कैसे टूटता है ये भी मैं आपको एक बार फिर से सिखाता हूँ। देखो ऐसे कार्बोकटायन आपके पास यहाँ पे है ना। अब देखो आपके पास हमेशा याद रख लो, ये जो होता है कार्बोकटायन बगल अल्फा, इसके बगल बीटा है, तो अल्फा बीटा ही बॉन्ड को तोड़ना हमेशा, ऐसे अल्फा से बीटा की तरफ। तो ये बॉन्ड टूटा, यहाँ पे टेल पार्ट पे पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बना लिए, ये वाला बॉन्ड टूट गया। तो नंबर निकलो 1 2 3 4 5, तो ऐसे 5 मेंबर रिंग आप बना लो, और फिर नंबरिंग कर लिए 1 2 3, जो जो जिस पोजीशन पे जो ग्रुप लगे हैं आप उसे जोड़ लेना। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया, नहीं आया तो आप पूछ लेना कमेंट करके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन का रेट आपसे पूछा है, तो वही है, कैसे लगाओगे आपको पता है, रेट जो हो जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन का रेट। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आप देख लो कहाँ पे दिख रहे हैं। अगर मैं बोलूँ OH ये आपके पास OH है, डबल ये OH है ना, तो यहाँ पे आपके पास क्या लग रहा है, प्लस एम लग रहा है क्या यहाँ पे OH। तो डबल बॉन्ड के बगल, कभी मैंने बोला डबल बॉन्ड के जस्ट बगल अगर आपके पास ऐसे OH है तो वहाँ पे प्लस एम लगता है ना। तो ये आपके पास प्लस एम नहीं लगा रहा है, और कहाँ पे प्लस एम लग रहा है, देखो ये भी प्लस एम लगा रहा है और ये तो प्लस एम लगा ही रहा है।
तो सबसे ज़्यादा जो रेट लग रहा है, अगर ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो ये भाई हमारी डी में सबसे ज़्यादा लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 तो ऑप्शन आप कट करके लिख दो, है ना। अब डी के बाद अगर आप देखोगे तो हमारे पास बी में लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी लोन पेयर है और ये हमेशा लोन पेयर अगर ऐसे है तो प्लस एम लगाता है ना। अब मान लो ऐसे है, ऐसे यहाँ पे ए है और बी है, और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है ए से, तो हमेशा माइनस एम इफेक्ट लगता है, ठीक है। तो यहाँ तो ये तो माइनस एम लगा रहा है, इसे हटाओ, है ना। अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, मैच कराओ इससे, तो ये माइनस एम, तो उसे तो हटा दो, सी वाला तो सबसे लास्ट में हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन एक ही है जो सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। इनकरेक्ट पेयर कौन सा होता है फ्रॉम द फॉलोइंग? तो देखो आपके पास जो CaF2 होता है ना, पहला ही ऑप्शन CaF2, इसे बोलते हैं फ्लोरास्पर बोलते हैं। और यहाँ भी क्या लिखा है, BF3 को फ्लोरास्पर लिखा है। ऑप्शन नंबर ए ही सही हो गया, जो इनकरेक्ट है, बाकी सब करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेविस एसिड कैरेक्टर, लेविस एसिड कैरेक्टर कौन सा सही है? तो देखो BF3, BCl3, BBr3, BBI3। अब देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में ये 2P, 3P, 4P, 5P है ना। और बोरॉन यहाँ पे क्या 2P, बोरॉन 2P, तो 2P का ओवरलैप बहुत अच्छे से होगा, है ना। ये पूरा अच्छे से ओवरलैप करेगा। यहाँ पे साइज़ थोड़ा सा बढ़ रही है, क्लोरीन के केस में साइज़ थोड़ा बढ़ गया, तो बोरॉन का जो ओवरलैपिंग होगा थोड़ा अच्छे से नहीं हो पाएगा। ऐसे यहाँ पे और साइज़ बढ़ गया और यहाँ पे और साइज़ बढ़ गया, है ना। तो यहाँ पे ज़्यादा अवेलेबल है, वैकेंट ऑर्बिटल ज़्यादा अवेलेबल है। तो लेविस एसिड क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये ज़्यादा अच्छे से एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए BI3 सबसे ज़्यादा अच्छा लेविस एसिड होगा। ऑप्शन नंबर डी इंक्रीज रहेगा ना। और ओवरलैपिंग ऑर्डर, ओवरलैपिंग कभी आपसे पूछ सकता है ना, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है ओवरलैपिंग, तो ओवरलैपिंग ऑर्डर आपके पास ये हो जाता है, लेविस एसिड का ऑर्डर ये हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द रिडक्शन ऑफ पर मैग्नेट। पर मैग्नेट क्या होता है, कलर चेंज करता हूँ, पर मैग्नेट आपके पास होता है MnO4 माइनस, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाता है, MnO2 में इसका रिडक्शन हो जाता है। रिडक्शन क्यों, रिडक्शन मतलब क्या होता है, देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑयल ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे x, यहाँ पे x -8 -1, यहाँ पे +7 आ जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ पे +4 आ जाएगा, तो रिडक्शन ही तो हुआ है ना। तो कितने का रिडक्शन हुआ है आप देख सकते हो, 3 का हुआ है ना। 7 में 7 से 4 गया है ना, चेंज कितने का है 3, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द pH एट विच MgOH2 KSP बिगिन टू प्रेसिपिटेट। तो याद रख लें, जब भी प्रेसिपिटेट आपको हो, प्रेसिपिटेट जब भी आपका होता है, तो आपके पास जो KSP होता है वो बराबर हो जाता है QSP के, हमेशा याद रख लो, ठीक है। तो KSP बराबर हो जाता है QSP के, तो आपको KSP गिवन है तो वही QSP हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे Mg2OS और यहाँ पे OH का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, देखो Mg, कहने का मतलब ये है MgOH2 जो आप ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा Mg2+ और यहाँ पे 2OH माइनस हो जाएगा। तो OH माइनस ये आपके स्क्वायर हो गया और यहाँ पे ये है, तो इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया, और इसका 1 ही हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ स्टोइकियोमेट्री 1 था तो 1 लिख दिया, और ये आपके पास KSP के बराबर हो जाता है। तो वैल्यू आपके पास 1 का गिवन है। Mg और तो आपको कंसनट्रेशन भी गिवन है, इसका कितना 0.10 गिवन है, और OH माइनस का आपसे पूछा था, और KSP कितना हो जाएगा 10⁻⁻11 ये आपको गिवन है। तो यहाँ पे OH माइनस ये आपके पास कितना हो जाएगा, है ना, ये प्रेसिपिटेट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। तो आप इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा 10⁻⁻5 आ जाएगा, और जब POH आप निकालोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और आपको पता है pH + POH बराबर कितना आ जाता है 14, तो आपके पास जो pH आ जाएगा 14 - 5 कर दोगे, आपके पास कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, ठीक है। तो कहीं आपको डाउट हो तो आप पूछ लेना, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं फास्ट बता दिया, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो तो बोल देना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट, तो ΔG इज़ नेगेटिव फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, सही है भाई। ΔG इज़ पॉजिटिव फॉर स्पॉन्टेनियस, ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट। भाई ΔG क्या होता है,
विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। हाँ, डेल्टा जी इज नेगेटिव होता है स्पॉन्टेनियस के लिए, इनकरेक्ट यही है। लास्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ स्पीसीज फ्रॉम फॉलोइंग विच आर पैरामैग्नेटिक नेचर। तो इसके लिए ऐसा ट्रिक बताऊंगा ज़िंदगी में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो देखो, अगर 10 to 20 इलेक्ट्रॉन है तो हमेशा एक का याद रख लो। 14 इलेक्ट्रॉन के लिए जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो कितना होता है, 3 याद रख लो बस। 15 के लिए 0.5 घटाते चले जाओ, 16 के लिए 0.5 घटाते चले जाओ, बस इसका याद रखो। ऐसे 13 के लिए 0.5 घटाते चले जाओ, 3 से नीचे। 12 के लिए 2, ठीक है। और अगर 1 to 10 इलेक्ट्रॉन है तो वहाँ पे अगर मान लो ऑड इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 0.5। अगर इवन इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाता है, 1। और अगर डेसिमल है ना, तो वो हमेशा पैरामैग्नेटिक, और नॉन डेसिमल है ना, तो वो क्या हो जाता है, डायमैग्नेटिक, ठीक है। एक्सेप्शन क्या होता है, नोट करके लिख लेना। नोट अगर लिखो तो 10 and 16 इलेक्ट्रॉन के लिए आंख बंद करके आप बोल देना पैरामैग्नेटिक है, बस ये कहानी है। और बॉन्ड ऑर्डर का एक वीडियो भी है पूरा, उसमें बॉन्ड ऑर्डर से ही रिलेटेड बात किया, वो देख लेना, ज़िंदगी में कभी गलती ही नहीं होगी केमिकल बॉन्डिंग। तो देखो H2 है, H2 में आपके पास द नंबर ऑफ स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग विच आर पैरामैग्नेटिक एंड विथ बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1। तो H2 आपके पास कितना है, आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर तो इसका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर 1 ही आएगा ना। ये मैंने लिखा तो है, अगर आपके पास इवन इलेक्ट्रॉन हो तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 1। ऑड इलेक्ट्रॉन हो तो बॉन्ड ऑर्डर ये 0.5 है ना, 1 to 10 इलेक्ट्रॉन के लिए। लेकिन ये कैसा होगा, नॉन डेसिमल है तो ये डायमैग्नेटिक होगा, है ना, पैरामैग्नेटिक। अब देखो हीलियम 2+ के लिए, He2+ के लिए कितने, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन एक पॉजिटिव है तो 3 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर 0.5, तो ये तो नहीं होगा। O2+ के लिए 16 का होता है 2, और यहाँ पे कितना है 15, 2.5, ये भी आपके पास नहीं होगा। N2 2- 14 2 16 का बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा। O2 2 - 18 का बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा, है ना। और F2 F2 18 का आपके पास बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा। Ne2+ बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, नियान का आपके पास 19 होता है, और ये कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, है ना। और आपके पास B2 हो जाएगा, तो B2 का आपके पास कितना होता है, 10 होता है, और इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा, और जो कि पैरा मैग्नेटिक हो जाएगा, एक्सेप्शन मैंने लिखा है 10, और इसका बॉन्ड ऑर्डर भी 1 है। तो आपके पास ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, जो कि D सही है। तो आई होप आपको ये समझ में आया। बाकी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना। यू कैन ज्वाइन आवर इंस्टाग्राम विजुअल केमिस्ट्री वर्ल्ड, व्हाट्सअप लिंक इन डिस्क्रिप्शन, टेलीग्राम लिंक इन डिस्क्रिप्शन है। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, और ये PDF आपको मिल जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।